नमस्कार बच्चों। बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर में हम प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारकों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें से सबसे पहले हमने मनु के अध्ययन पर बात की है। बाकी सारी चीज़ें हम देख चुके हैं मनु में। अब इसका जो लास्ट टॉपिक बचता है कर व्यवस्था, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। कर व्यवस्था के बारे में जो कुछ मनु के विचार हैं उनको हम समझने का प्रयास करेंगे आज। मनु ने राजा के द्वारा उचित मात्रा में कोष के संचय की आवश्यकता पर बल दिया है। राजकोष में वृद्धि करने को मनु ने राजा का एक आवश्यक कार्य माना है, क्योंकि उनके अनुसार राज्य की सुरक्षा, राज्य की समृद्धि और पूरे राज्य के पूरे सारे प्रजा के लिए सुदृढ़ता प्राप्त करने को, प्रजा की सुख सुविधा के लिए मनु ने राज्य कोष को एक महत्वपूर्ण साधन माना। साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि राजा के द्वारा कोष की वृद्धि में उचित और न्यायपूर्ण तरीकों का ही प्रयोग होना चाहिए। कोष की वृद्धि के संबंध में मनु ने इस कर व्यवस्था का, कर का मतलब है टैक्स, वो आप समझ रहे होंगे, कर व्यवस्था का बहुत अच्छे से विवेचन किया है। उनका स्पष्ट तौर पर मानना है कि राजा को स्वार्थपूर्ण उद्देश्य से या मनमाने तरीके से कर का संग्रह नहीं करना चाहिए, बल्कि उचित तरीके से और न्याय संगत तरीके से ही कर ग्रहण करना चाहिए। समस्त राजकीय आचरण के महत्व को स्पष्ट करते हुए इस संबंध में उन्होंने कहा कि राजा यदि प्रजा से अधिक टैक्स की प्राप्ति करता है तो वो स्वर्ग प्राप्ति का अधिकारी नहीं होता। उन्होंने इसको धर्म के साथ जोड़ करके एक मॉरल एस्पेक्ट यानी कि एक नैतिक संदर्भ भी प्रदान किया। तो मनु ने उचित तरीके से इस कार्य को किया जा सके, इसके लिए जो कोष का जो संग्रहण है, जो कोष का जो खजाना, कोष का मतलब है खजाना, यानी कि खजाने को भरने के जो तरीके हैं उनको सरल बनाने के लिए और बहुत सिस्टमेटिक बनाने के लिए राजा को इस कार्य के लिए अध्यक्षों की नियुक्ति करने का परामर्श दिया। अध्यक्ष का यहाँ पर तात्पर्य है जो ऑफिसर इंचार्ज है। मनु, कौटिल्य और शुक्र ये लोग डिपार्टमेंट के हेड के लिए और मंत्री के लिए अध्यक्ष शब्द का प्रयोग करते हैं। तो आपको भी इसी शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा जब आप अपना अध्ययन करेंगे या एग्ज़ाम में आंसर लिखेंगे। तो मनु ने प्रजा से जो लिए जाने वाले कर हैं उनमें कई प्रकार के करों का उल्लेख किया है, जैसे कि तट कर, यानी कि नदी पर जो पुल आदि बने होते हैं, नदी के द्वारा जो आवागमन होता है उसके हिसाब से खरीद बिक्री कर, मार्ग में चोरों से रक्षा के लिए कर, फिर राज्य में व्यापारियों द्वारा जो व्यापार किया जाता है उसके लिए लिया जाने वाला कर। तो ये सारे अलग अलग तरीके के, आज भी हम टैक्स के इतने सारे प्रकार देखते हैं, यानी कि ये समझने वाली बात है। यहाँ पर उल्लेखनीय यह है कि मनु, कौटिल्य, शुक्र इन्होंने इतने हज़ारों साल पहले इन चीज़ों के बारे में बात की जिन चीज़ों के बारे में हम आज बात करते हैं। आज भी एक टैक्स का पूरा सिस्टम की हम बात कर रहे हैं कि बहुत सिस्टमेटिक तरीका होना चाहिए, कैसे टैक्स लिया जाए, किन किन लोगों से लिया जाए, किस प्रकार से क्या तरीका होना चाहिए। तो उन्होंने बहुत ही न्यायपूर्ण तरीके से, यानी कि ऐसा ना हो कि कोई गरीब है, कोई गरीब किसान है तो उससे बहुत ज़्यादा टैक्स ले रहे हैं और वो अपना जीवन यापन ही नहीं कर पा रहा है। तो एक न्यायपूर्ण तरीके से कर ग्रहण करने की उन्होंने राजा से परामर्श करने की बात कही। तो कर आरोपण के कुछ निर्देशों को उन्होंने बताया, जिसको हम बिंदुवार चर्चा कर लेते हैं। राजा के द्वारा प्रजा से न्यायपूर्ण तरीके से वार्षिक कर जो है वो प्राप्त किया जाना चाहिए। राजा द्वारा प्रजा से कर की प्राप्ति के लिए कोई अधिकारी जो नियुक्त हो उसके माध्यम से ये काम किया जाना चाहिए। फिर राजा में व्यापारियों से खरीद बिक्री, मार्ग का व्यय, लाभ आदि पर पूरा अच्छे से विचार विमर्श करने के उपरांत ही जो टैक्स है, जो कर है, उसको निर्धारित किया जाना चाहिए कि कितना टैक्स लिया जाना उचित है। फिर व्यापारी और राजा दोनों के ही लाभ को ध्यान में रखते हुए व्यापारी के उद्योगों के प्रकार, उसका क्षेत्र और उस सब चीज़ों पर पूर्ण विचार करने के बाद ही कर की दर का जो है वो निर्धारण किया जाना चाहिए। इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मनु कहते हैं कि जैसे जोंक रक्त ग्रहण करता है, जैसे बछड़ा दूध ग्रहण करता है, और जैसे भ्रमर यानी कि भंवरा शहद को ग्रहण करता है थोड़ा थोड़ा,
उसी प्रकार से राजा को भी प्रजा से वार्षिक कर इसी प्रकार से ग्रहण करना चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा भार जो है वो प्रजा के ऊपर नहीं डाला जाना चाहिए। राजा को कर के रूप में पशु और स्वर्ण का 50वां भाग और धान्य का 6ठा, 8वां और 12वां भाग जो है वो ग्रहण करना चाहिए। फिर आगे वृक्ष, मांस, शहद, घी, गंध, औषधि, फूल, फल, पत्ता, शाक, घास, मिट्टी से निर्मित बर्तन, पत्थर से बनी वस्तुएं, इनके 6ठे भाग को कर के रूप में ग्रहण किया जाना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं कि क्या किया जाना चाहिए वो बात है, यानी कि जो सकारात्मक निर्देश मनु ने राजा को दिए। अब कुछ निषेधात्मक निर्देश भी राजा को दिए हैं कि इन क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, उनके बारे में भी मनु ने बात की है कर लगाने के संबंध में। तो इनको हम बिंदुवार देख लेते हैं। 4 बिंदु हैं इसमें कि राजा के द्वारा आपत्ति काल में भी वेद पाठी जो ब्राह्मण हैं उनसे कर ग्रहण नहीं करना चाहिए। फिर दूसरा, देश में सामान्यतम वस्तुएं यानी कि जैसे साग भाजी जो होती है उसकी खरीद बिक्री के लिए, यानी कि जो जीवन निर्वाह के लिए रोज़ाना का जो खान पान है, इनमें जीवन निर्वाह की जो वस्तुएं हैं, एसेंशियल चीज़ें हैं, इन पर कर की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए। फिर राज्य के जो कारीगर हैं, बढ़ई हैं, लोहार हैं, यानी कि बहुत निर्धन व्यक्ति जो हैं, जो अपना इस तरह का हाथ का काम करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उन पर किसी भी प्रकार का कर का भार नहीं डालना चाहिए। इसके स्थान पर उन व्यक्तियों से राजा प्रति माह 1 दिन काम करवा ले तो वो एक तरीके से ये हो जाएगा सिस्टम कि इनसे ये कर के रूप में इनका मेहनत जो है वो करवा ली, तो वो कर वसूल कर लिया गया। फिर राजा द्वारा अधिक लाभ के लालच में प्रजा पर किसी भी परिस्थिति में कर का अधिक भार नहीं डाला जाना चाहिए, क्योंकि अधिक कर को ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति है, यानी कि लोभ लालच की जो प्रवृत्ति है, वो राजा के लिए विनाशकारी मानी गई। तो ये हमने एक एक करके सारे जो टॉपिक्स हैं मनु के वो हमने चर्चा कर ली है उन पर सभी पर। अब थोड़ा सा लास्ट में हम इसका मूल्यांकन की जो चीज़ें हैं उनको देख लेते हैं। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन जो है उसके प्रणेताओं में मनु के स्थान को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ये एक प्रकार से राजनीतिक प्रकृति का ग्रंथ नहीं है, लेकिन स्वाभाविक रूप से इसमें सामाजिक व्यवस्था की एक उपव्यवस्था, यानी कि सोशल सिस्टम का एक और अंदर वाला सिस्टम के रूप में पॉलिटिकल चीज़ों की बात की गई है, व्यावहारिक पक्षों की बात की गई है। कौटिल्य ने हालांकि इन चीज़ों की चर्चा बहुत विस्तार से की है, जितना मनु ने नहीं की। तो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन को मनु के योगदान का महत्व इसी बात से स्पष्ट हो जाता है कि मनु ने यूनान में राजनीतिक विचारकों के द्वारा राजनीतिक दर्शन के सूत्रपात से भी शताब्दियों पहले राज्य की प्रकृति, संप्रभुता, शासन के स्वरूप, राज्य सत्ता पर नियंत्रण की आवश्यकता, उसकी विधियां, न्याय, दंड व्यवस्था, परराष्ट्र संबंध यानी कि विदेश नीति के जो सैद्धांतिक और व्यावहारिक पक्ष हैं वो, कर प्रणाली, राज्य, समाज और व्यक्ति के जो संबंध हैं, ऐसे चीज़ों पर बहुत एक सिस्टमैटिक तरीके से विवेचन किया। तो ये एक समझने वाली बात है कि हम जो वेस्टर्न थॉट की ज़्यादा महत्व देते हैं, इसमें उल्लेखनीय बात यह है कि यूनान में जो प्लेटो और अरस्तु जहाँ से पॉलिटिकल थॉट का एक सूत्रपात माना जाता है कि यहाँ से हम प्लेटो और अरस्तु से पढ़ना शुरू करते हैं, तो उन्होंने जब इन चीज़ों के बारे में बात की थी उसकी शताब्दियों पहले ही मनु, कौटिल्य और शुक्र, इन लोगों ने राज्य और पूरा राज्य का सिस्टम और जितनी चीज़ें मैंने अभी आपको बताई, इनके बारे में बहुत डिटेल में इन्होंने तब चर्चा कर ली थी। तो प्राचीन भारतीय ग्रंथों में जैसे कि अर्थशास्त्र है, महाभारत है, शुक्र नीति सार है, इनमें राज्य के सैद्धांतिक आधार के रूप में दंड नीति का बहुत विस्तृत विवेचन किया गया है। मनु ने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में दैवीय हस्तक्षेप का संकेत दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो शासन की निरंकुश सत्ता का समर्थन नहीं करते, यानी कि दैवीय गुण माने हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो उस राजा को निरंकुश शक्तियां प्रदान नहीं करते। मनु ने दिव्यता का विचार दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी राज्य की शक्ति
को अति मानवीय या ऐसा कुछ कि उस पर कोई मर्यादाएं नहीं है, नियंत्रण नहीं है, ऐसा चीज़ वो नहीं बताते। मनु ने राज्य के 7 अंगों का चित्रण जो किया है वो एक राज्य का ऑर्गेनिक स्वरूप यानी कि सावयव स्वरूप जो है उससे स्पष्ट होता है। मनु ने शासन के संगठनात्मक जो पक्ष हैं उन पर भी प्रकाश डाला है। सामाजिक दर्शन के जो विभिन्न पक्ष हैं उन पर भी विस्तार से प्रकाश डाला है। ये ज़रूर मान सकते हैं कि शूद्रों और स्त्रियों के प्रति जो एक भेदभावपूर्ण विचार उनके दिखाई देते हैं उनके चिंतन में, उनकी पुस्तक में, वो बिल्कुल आलोचना के पात्र हैं। इसलिए तो उनकी इस संदर्भ में तो भरपूर आलोचना की जा सकती है। तो इस हिसाब से हमने देखा कि मनुस्मृति के राजनीतिक और सामाजिक दर्शन के जो विभिन्न आयाम हैं उसमें मनु ने एक समृद्ध राजनीतिक व सामाजिक दर्शन का प्रतिपादन किया है। थैंक यू।